हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे योर पाठशाला। आइए फिर से शुरू करते हैं कक्षा 7 के इतिहास, जिसमें हम अध्याय 4 को देख रहे थे, जिसमें मुग़ल साम्राज्य की हिस्ट्री यानी इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे थे। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, जहाँ पे हमने देखा था जागीरदार, मनसबदार और कैसे अकबर ने अपने दरबार में रहने वाले अबू फजल को उन्होंने आदेश दिया कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को इतिहास में एक तरह से लिखने को, और ये सब चीज़ के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आइए शुरू करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। तो हमने कहाँ तक देखा था, देख लेता हूँ। हमने मुग़ल प्रशासन एवं मनसबदार के बारे में देख लिया था कि कैसे मनसबदार को कैसे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था दी जाती थी और कैसे उनको वेतन दिया जाता था और कैसे जागीरदार भूमि के टुकड़े के रूप में दिया जाता था और अमीर किसको बोलते हैं, ये सब भी देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। राज्य की आमदनी, खेती बाड़ी और किसान। राज्य की आमदनी मुख्य रूप से खेती की उपज पर जो कर लिया जाता था उससे होती थी। कर मतलब क्या होता है गाइस? टैक्स होता है, यानी कि जो आज के डेट में भी हम लोग टैक्स देते हैं, यानी कि कर उसी को बोलते हैं। तो उस समय जो होती थी राज्य की जो आमदनी, जो मुख्य रूप से जो आती थी, वो कहाँ से आती थी? खेती की उपज, यानी कि जो हमारे खेत से जो पैदा होती थी उस पे क्या होती थी, उसके पैदा जो होती थी उस पे टैक्स वो लोग लगाते थे, यानी कर लगाते थे, और उससे उनको क्या होती थी? आमदनी प्राप्त होती थी। ठीक है, खेती का काम छोटे किसानों द्वारा किया जाता था। किसानों से कर गांवों में रहने वाले ग्राम प्रमुख या स्थानीय सरदारों द्वारा लिया जाता था। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि खेती का काम जो होते थे वो छोटे किसान द्वारा किया जाता था, और किसानों से कर जो होता था, टैक्स जो होता था, गांव में रहने वाले ग्राम प्रमुख जो होता था या स्थानीय सरदार द्वारा लिया जाता था। किसानों से उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसे अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने तय कर दिया था। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडरमल जो थे वो राजस्व मंत्री यानी रेवेन्यू मिनिस्टर उस समय अकबर के दरबार में थे। तो ये बहुत सारी जगह क्वेश्चन एराइज होता है कि टोडरमल कौन थे या अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन थे, जो कि डिसाइड करते थे कि कितना कर लेना है, ठीक है, किसानों से। तो कौन थे? तो टोडरमल थे, याद रखना है। तो टोडरमल क्या करते थे? वो डिसाइड करते थे, यानी कि वो तय करते थे कि किसानों से उपज जो हो रही है उस पर कितना कर लिया जाएगा। उसने खेती लायक भूमि का सर्वेक्षण किया, यानी जो खेती लायक जो भूमि है उसको देखा, सर्वेक्षण किया, उसी के आधार पर नकद रूप में कर तय किया गया। ठीक है, यह मोटा मोटी उपज का 3 से 6 भाग तक होता था, यानी जो उपज के 3 से 6 भाग तक होता था। जमीन को 4 भागों में बांटा गया। जमीन जो थी उसको कितने भाग में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। सबसे अच्छा पोलज जिस पर हर साल खेती होती थी। तो याद रखना है एक एक पॉइंट गाइस। पोलज वो जमीन होती थी, वो भूमि होता था जहाँ पे हर साल खेती होती थी। परती, जिसमें 1 साल के अंदर पर खेती होती थी। देखिए, परती आज भी सुनते होइएगा, गांव देहात में परती है, ये लैंड, ये भूमि परती है, ये ज़मीन परती है। तो परती उस समय भी होती थी जिस पे 1 साल के अंदर में अंतर पर खेती होती थी, यानी 1 साल हुई, फिर गैप, फिर 1 साल पे होती थी, ऐसे। फिर चाचर, जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती थी। और चौथी क्या है? बंजर वो चीज़ होता था जिसमें लंबे समय तक बिना बुआई वाला ज़मीन, यानी कि बंजर रहती थी, यानी कि बहुत लंबे समय से उस पर कुछ चीज़ उगाई नहीं गई है, उस पर बुआई नहीं हुई है कोई भी चीज़। तो ऐसे याद रखना है कि ज़मीन को उस समय अकबर के समय में 4 भागों में बांटा गया था, और उस तरीके से उस पर कर लगाते थे। और कर कौन लगाते थे? तो टोडरमल लगाते थे।
लगान भी इन पर अलग था। देखिए, लगान भी इन पर अलग अलग था। राज्य खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऋण सहायता देता तथा सिंचाई के साधनों को निर्मित कराता था। देखिए, राज्य खेती को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो राज्य होती थी उस समय, खेती को बढ़ावा यानी कि बढ़ावा देने के लिए किसानों को क्या करते थे, और ऋण यानी कि जो लोन, यानी एक तरह से ऋण यानी उधार देने का सहायता देता था, तथा सिंचाई यानी कि जो सिंचाई होता है पानी वगैरह के लिए, वो साधनों का यानी निर्मित कराता था। किसान मुख्यतः चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और कुछ सब्जियां उपजाते थे। तो याद रखना है क्या क्या उपजाते थे, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और कुछ सब्जियां उपजाते थे। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ उसका खर्च भी बढ़ता गया। पूरा करने के लिए किसानों के ऊपर लगान का बोझ बढ़ाया गया। देखिए, जैसे साम्राज्य का विस्तार होगा यानी फैलेगा, उस तरीके से खर्च भी बढ़ता जाएगा, और खर्च जब बढ़ता गया उससे क्या हुआ कि पूरा करने के लिए किसानों के ऊपर क्या हुआ, लगान का बोझ यानी जो टैक्स होता था उसका बोझ बढ़ाया गया। इस कारण से किसानों के हालत और ख़राब हुए। देखिए, जब टैक्स बढ़ाया जाएगा, आज भी अमूमन देखते हैं जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो उससे क्या होती है, जो मीडियम क्लास या जो भी लोग होते हैं उन पे दिक्कत आती है, जो और उससे क्या होती है, क्राइसिस होती है। इस कारण से किसानों के हालात और ख़राब हुए। इनके पास लगान देकर बहुत कुछ बचता नहीं था, यानी कि इनके पास जो होती थी लगान देने के बाद बहुत कुछ नहीं बचता था जिसे वे अगले साल तक बचा कर रख सके। यानी कि इतनी भी नहीं बचती थी कि वो अगले साल तक बचा कर रखे, यानी कि वो लगान देकर कुछ बचता ही नहीं था, सब खत्म हो जाता था। जो उपजाया वो लगान देने में ही ख़त्म हो गई। आम लोगों का जीवन, ये तो हमने देखा उस समय कैसे खेती होती थी और कैसे कर लगाया जाता था, तो याद रखना है, और क्या क्या चीज़ उपजाया जाता था और भूमि को कितने भागों में उस समय बांटा गया था। अब आगे देखते हैं आम लोग, उस समय आम लोगों का जीवन कैसा था। मुगल काल में जनसाधारण के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी मुगल काल में जो जनसाधारण के जीवन यानी जो लोग थे उस समय, उनके जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है, यानी जानकारी बहुत सारी मिलती है। इस काल में यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे। इनमें से कई लोगों ने भारत की संपत्ति और समृद्धि तथा शासक वर्ग के शानो शौकत के जीवन के साथ साथ जनसाधारण जैसे किसानों के जीवन से जुड़ी वस्तुओं को बनाने वाले दस्तकार और मजदूरों की गरीबी से भरे जीवन का भी चित्रण किया। देखिए, जो उस समय क्या बताया जा रहा है कि यूरोपीय व्यापारी यानी यूरोपियन ट्रेडर्स भी भारत आते थे। उनमें से कई लोगों ने भारत की संपत्ति यानी कि भारत की जो संपत्ति होती थी और समृद्धि तथा शासक वर्ग के शानो शौकत यानी कैसे वो लोग रहते थे, उनके जीवन के साथ साथ जो जनसाधारण आदमी थे, किसान, उनके भी जुड़ी वस्तुओं को बनाने वाले दस्तकार और मजदूरों को गरीबी जैसे होती थी, वो सब चीज़ का भी, जीवन का भी चित्रण किया। सामान्य आदमी कितना कम कपड़ा पहनते थे, इस बात का जिक्र बाबर ने भी अपने आत्मकथा तुजुके बाबरी में किया था। तो याद रखना है, यहाँ से पॉइंट निकलती है बाबर की आत्मकथा। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, तुजुके बाबरी। ठीक है, तुजुके बाबरी क्या था, तो ये बाबर की आत्मकथा है, जिसमें क्या बताया गया था कि जनरली आदमी जो होता था बहुत कम कपड़ा पहनते थे, और इस बात का जिक्र कहाँ किया गया, तुजुके बाबरी में। तुजुके बाबरी क्या है, तो ये बाबर की आत्मकथा है, याद रखना है। उसने कहा कि यहाँ किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे। इसके बाद वह उस लंगोट का वर्णन करता है जो पुरुष पहनते थे तथा महिलाओं की साड़ियाँ का भी वर्णन करता है। लोगों के द्वारा जूतों का कम प्रयोग किया जाता था। जहाँ तक मकान और उसमें मौजूद सामानों की बात करें तो घर मिट्टी का बना था जो फूस से ढका जाता था। उसमें सामान्यतः एक कमरा और एक ही बरामदा होता था। देखिएगा, यहाँ पे इस वीडियो में बताया जा रहा है कि उस समय में सामान्यतः लोग कैसे रहते थे और कैसे वो अपने घर कैसे रखते थे, उनकी घर कैसी थी, उनकी आम जीवन कैसे थे, वो क्या पहनते थे, ये सब चीज़ के बारे में बताई जा रही है। ठीक है, तो उसमें से सामान्यतः एक कमरा और एक ही बरामदा होता था। मिट्टी के ही बने कुछ बर्तन होते थे। देखिए, बर्तन भी उस समय मिट्टी के बने होते थे। एक चारपाई और बांस की बनी चटाई रहती थी।
तांबे तथा अन्य धातुओं के बर्तन इनकी पहुंच से दूर था। खाद्य पदार्थों में चावल, बाजरा और दाल प्रमुख था। देखिए, इनकी जो प्रमुख खाद्य पदार्थ था उसमें चावल, बाजरा और दाल था। बंगाल और समुंदर के तटीय इलाकों में मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ था। बंगाल के जितने भी यानी कि समुद्रीय तटीय के इलाके जो थे वहाँ पे मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ है, यानी कि वहाँ के लोग मछली प्रेफर करते थे। उत्तर भारत में गेहूं और मोटे अनाज की रोटी तथा दाल प्रमुख भोजन था, यानी कि उत्तर भारत जो थी वहाँ पे क्या होते थे, गेहूं और मोटे अनाज की रोटी और दाल प्रमुख वहाँ की भोजन थी। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि वो लोग खाते क्या थे, वहाँ पे क्या खाद्य पदार्थ थी, मेन वो लोग पहनते क्या थे, वो लोग की घर कैसी थी, इस चीज़ की बात की जा रही। हिस्ट्री तो यही है ना, इतिहास वही है कि हम पास्ट के बारे में पता करते हैं और पढ़ते हैं कि वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे। वही चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पे। लोगों के द्वारा भरपेट भोजन रात में ही खाया जाता था। खदानों की अपेक्षा तेल, घी सस्ते थे, इसलिए लोगों की का वह प्रमुख भोजन था। चीनी तथा नमक थोड़े महंगे होते थे। देखिए उस समय चीनी और नमक जो होते थे वो महंगे होते थे। इस प्रकार यद्यपि आम आदमी के पास कपड़ों की कमी थी, लेकिन खाना अच्छा खाते थे। गाय और भैंस लोग अधिक संख्या में रखते थे, इसलिए दूध, घी उन्हें काफ़ी मिलता था। लोगों के जीवन का आधार खेती था और वह वर्षा के ऊपर निर्भर करता था। देखिए उस समय जो था जीवन का बेस जो था, आज भी देखते हैं, लेकिन उस समय भी जो था वो खेती पे ज़्यादा लोग निर्भर रहते थे और वो वर्षा पे निर्भर रहते थे, क्योंकि वर्षा होगी तो उनकी उपज ज़्यादा होगी, अच्छी पानी होगी, फिर उनकी उपज अच्छी मात्रा में होगी। प्रतिवर्ष खेती होता था तो किसानों को खाने के लिए मिलता नहीं, तो अकाल की स्थिति में पिछला साल का कुछ भी बचा नहीं रहता था जो वे खा सकते थे। लगान जब नकद में देना तय हुआ तो किसानों की स्थिति और ख़राब होने लगी। देखिए गाइस, जब लगान इतनी बढ़ गई थी कि उनके पास कुछ बचता नहीं था अगले साल, और जब अकाल की स्थिति आती थी तो उनके पास कुछ बचता नहीं था कि क्या खाएंगे पिछले साल का। ठीक है, लगान जब नगद में देने का तय हुआ तो किसानों की दयनीय स्थिति और ख़राब होने लगी। लगान देने का दबाव में मंडी में उनका अनाज सस्ता बिक जाता था। देखिए जब लगान देने की टाइम आती थी तो उनको क्या होता था कि उनकी जो अनाज थी वो मंडी में सस्ते में बिक जाती थी, क्योंकि उनको एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि आगे हमको देना है। ठीक है, कुल मिलाकर गांवों में रहने वाली बहुसंख्या लोगों का जीवन बहुत गरीबी में बीतता था। तो कुल मिला के इससे क्या मिलता है कि वहाँ पे जो गांव में लोग रहते थे उनकी जीवन बहुत दयनीय थी और गरीबी में थी। देख सकते हैं, इस वीडियो से एनालाइज कर सकते हैं। मुगलों की धार्मिक नीति और भारतीय लोगों के साथ उनका मिलन। इस टॉपिक से ये समझते हैं कि मुगल की अब समझ हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी धार्मिक नीति कैसी थी, भारतीय लोगों के साथ उनका मिलन, बैठना, बोलना, सहना, देखभाल, ये सब कैसी थी, ये सब चीज़ के बारे में, उनकी कूटनीतियों के बारे में हम समझेंगे इसमें। अकबर ने भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए बहुसंख्यक भारतीय हिंदू लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए धार्मिक स्तर पर मेल जोल की नीति अपनाई। देखिए अकबर ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए क्या किए, उन्होंने बहुसंख्यक यानी कि बहुत सारे संख्या में जो भारतीय हिंदू थे उनके साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए धार्मिक स्तर पर मेल जोल की नीति अपनाई। अकबर ने अपने राज्य को स्थायी बनाने के लिए भारतीय लोगों की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी के तहत अकबर ने एक नवीन धार्मिक नीति सुलह-ए-कुल, याद रखना है कुछ कुछ पॉइंट जो हम बोल रहे हैं गाइस, तो उसको याद रखिए। जैसे वहाँ पे हमने कुछ बताया था कि अकबरनामा, जागीरदार, मनसबदार, अमीर किसको बोलते हैं, उसी तरीके से कुछ कुछ पॉइंट होता है ना गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर ने कुछ धार्मिक नीति लेकर आए थे जिसको सुलह कुल बोलते हैं, जिसको सर्वत्र शांति को अपनाया। यह नीति सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देता था। यह नीति जो था, यह पॉलिसी जो था, यह सच्चाई, न्याय और शांति पर क्या देता था, बल देता था। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार और नीति को अपनाने में अकबर की मदद की। अबुल फजल जो थे
वो सुलह कुल के विचार और नीति को अपनाने में अकबर की मदद की। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस नीति को अपनाया। देखिए, याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ सकती है कि सुलह कुल जो नीति थी वो किसने लाया था, तो सबसे पहले अकबर ने लाया था, जो कि एक तरह से धार्मिक नीति थी जिसको पीस के लिए लाया गया था, मेल जोल के लिए। और उसी नीति को आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी इस नीति को अपनाया। तो इस चीज़ को याद रखना है कि आगे उस नीति को किसने अपनाया, तो जहांगीर और शाहजहां ने। औरंगजेब के काल में धार्मिक स्तर पर मेल जोल बनाए रखने की नीति राजनीतिक स्थिति के कारण खंडित हुआ। अकबर ने समाज में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को रखने के लिए एक नई नीति अपनाई जिसे हम दीन-ए इलाही के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, दीन-ए इलाही। तो दीन-ए इलाही भी एक नीति थी जो अकबर लाए थे। और ये किस लिए लाए थे, तो समाज में नैतिक यानी मोरल जो वैल्यू होता है, और एक सामाजिक एक सोसाइटी के लोगों के लिए एक नीति लाए थे, जिसको कि क्या एक तरह से सभी धर्मों को यानी हर रिलीजन को सारा को लेकर इसमें नई नीति का प्रतिपादन किया। यानी कि हर धर्म को एक तरह से अच्छे से लेकर चलना, साथ में रहना, एक तरह से मेल जोल होना, ये सब चीज़ बताती है। तो दीन-ए इलाही और सुलह कुल याद रखना है। सुलह कुल जो था वो भी अकबर लाए थे, और उसको शाहजहां और जहांगीर ने आगे उसको फिर कंटिन्यू किए थे। ठीक है, फिर दीन-ए इलाही जो लाए थे अकबर ने लाए थे, और ये भी क्या था, ये भी समाज में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को रखने के लिए ये नीति लाए थे। यानी कि समाज में जो नैतिक और सामाजिक मूल्य जो होती है, यानी कि एक भाईचारा होती है, उसको बनाए रखने के लिए एक नीति लाए थे जिसे दीन-ए इलाही बोलते हैं। जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य 1605 में अकबर के मरने के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना। देखिए, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हम हमेशा बोलता हूँ इंटरलिंक करते चलिए। हमने क्या पढ़ा था, बाबर, बाबर का बेटा क्या आएगा, हुमायूं आएगा। फिर हुमायूं के बीच में अफगान से संघर्ष होता है जिसमें शेर शाह सूरी आते हैं 5 साल के लिए। लेकिन फिर 1555 में हुमायूं आते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। फिर कौन आते हैं, अकबर आते हैं, जो कि 13 साल की उम्र में वो गद्दी पे बैठते हैं, और उनकी देख रेख और राजकाज की शिक्षा कौन देते हैं, तो बैरम खान देते हैं। याद रखना है ये सब चीज़, इंटरलिंक करते चलिए। फिर अकबर के बाद अब कौन आएंगे, तो उनके पुत्र कौन आएंगे, जहांगीर आएंगे। और जहांगीर 1605 में क्या बनते हैं, एक तरह से क्या बनते हैं, बादशाह बनते हैं। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। इस समय अधिक युद्ध नहीं हुआ। तो याद रखना है, जहांगीर का जो शासनकाल था वो सामान्यतः जनरली शांतिपूर्ण यानी पीसफुल थी, और इनके समय में ज़्यादा वॉर युद्ध नहीं हुआ। फिर भी उसने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। यानी अकबर द्वारा जो जीती गई जो क्षेत्र था, यानी उसके पिता जो थे, अकबर द्वारा जीते गए क्षेत्र जो थे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे चित्तौड़ को जीता, कैसे राथम्बोर को जीता, उस तरीके से कैसे मालवा को जीता, कैसे गोंडवाना को जीता। इस तरीके से जितने भी क्षेत्र को मतलब जीते थे, तो उनके बेटे जब जहांगीर आए तो वो क्या किए, उसको प्रशासनिक व्यवस्था को एक अच्छे व्यवस्था की तरह बनाए रखा। बंगाल पर मुगल सत्ता को इसने और मजबूत किया। मेवाड़ के राणा के साथ अस्थायी शांति स्थापित की। पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया तथा अहमदनगर राज्य के साथ शांति समझौता किया। तो देखिए, इन्होंने क्या क्या किया, मेवाड़ के राणा जो थे उनके साथ एक अस्थायी यानी कि शांति की स्थापित की। पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया यानी कि एक तरह से कैप्चर किया। अहमदनगर राज्य के साथ शांति का समझौता किया। जहांगीर के लिए सबसे दुखद रहा कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। कंधार यानी कि अफगानिस्तान में जो आज का रेंज है, वहाँ वो क्या हुआ, इनके हाथ से निकल गया। वह अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। कौन, तो याद रखना है, न्याय के जंजीर के लिए कौन जाना जाता था, तो जहांगीर जाना था। और जहांगीर कौन थे, तो अकबर के बेटे थे। इसके तहत उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई जिससे घंटियां बंधी थी। देखिए,
अगर जंजीर की बात आई तो जंजीर की याद रखना है, जंजीर किसने बनवाया था, तो ये जहांगीर ने बनवाया था। और न्याय के लिए इन्होंने बहुत सख्ती की थी। और ये सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई थी जिसमें घंटियां बंधी होती थी। यह राजमहल की दीवार से लटका दिया गया था। उसने यह घोषणा करवाई कि किसी के साथ सरकार अथवा अधिकारी अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है तो इस जंजीर को खींचकर अपनी फरियाद सुन सकता है। यानी ये जंजीर इसलिए लगाया था कि कोई भी अगर सरकार या अधिकारी, अगर उस समय के अधिकारी कौन होते थे, मनसबदार, जागीरदार, अमीर, ये लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो वो क्या कर सकता है, उस जंजीर को खींच सकता है। और जंजीर खींचेगा तो क्या होगा, बेल की तरह रिंग होगी। और उसमें क्या होता था, उसके थ्रू क्या होता था, वो सरकार से फरियाद सुना सकता था। वह इस जंजीर को खींचकर अपनी फरियाद सुन सकता था। कौन, जहांगीर सुन सकता था। इसका आम आदमी पर कितना असर हुआ यह पता नहीं। राजधानी के लोग इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। तो गाइस, हमने यहाँ तक देखा कि उस समय आम लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे। और फिर अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर आए और जहांगीर ने क्या क्या काम किया उस चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखा। तो इस तरीके से अकबर की जितने भी इनिशिएटिव थे, जैसे सुलह कुल थी, जैसे दीन इलाही थी, और उन्होंने कैसे अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इस वीडियो में हमने देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए गाइस, यहीं तक रखते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छी मेरी वीडियो लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए। थैंक यू सो मच गाइस।